नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। एक और एमसीक्यू लेते हैं, जो भी हम अब पढ़े ना, अब हमने गॉस लॉ पढ़ा, अब उसको एमसीक्यू के फॉर्म में जैसा हम देख रहे थे। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। चलो, सो कुछ इस तरह से एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंटरेस्टिंग। इन एन इलेक्ट्रिक, इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग एंड लीविंग, ध्यान से सुनो ये वर्ड, एंटरिंग एंड लीविंग एन एनक्लोज्ड सरफेस, एनक्लोज सर्फेस मतलब एक बंद सर्फेस, ठीक है, इज φ1 एंड φ2, देन द इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द सर्फेस विल बी। तो देखो, जस्ट इमेजिन करो एक ऐसा सर्फेस है, ठीक है, तो हमें बोला है द फ्लक्स एंटरिंग एंड लीविंग, मतलब एंटर करने वाला फ्लक्स है φ1, ओके, और बाहर जाने वाला फ्लक्स है विल बी φ2, करेक्ट। तो अंदर आने वाले फ्लक्स किसकी वजह से फ्लक्स अंदर आते हैं, आपको मालूम है, लाइन अंदर आती है बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज, और लाइन बाहर जाती है बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट। ओके, दैट मीन्स हमें अब नेट फ्लक्स निकालना है। तो नेट फ्लक्स क्या होगा, आप बोलोगे सर नेट फ्लक्स विल बी, ये φ2 किसकी वजह से है, φ2 है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, करेक्ट, और ये φ1 है नेगेटिव चार्ज की वजह से। हेंस जब इसका मैं सम लिखूंगा तो आप बोलोगे सर दिस विल बी φ2 माइनस φ1। क्यों नेगेटिव को φ1 लिखा, क्योंकि नेगेटिव अंदर आने वाला फ्लक्स नेगेटिव चार्ज की वजह से होता है, इसकी वजह से वो नेगेटिव, और फ्लक्स बाहर जाने वाला पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है, हेंस वो पॉजिटिव। हेंस द नेट फ्लक्स, अब दोनों का एडिशन लिया तो आंसर आएगा φ2 माइनस φ1, करेक्ट। सो द राइट आंसर टू दिस विल बी φ2 माइनस, अच्छा ये तो फ्लक्स है, अपने को क्या बोला, सॉरी नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके, अपने ध्यान से सुनो क्या, देन द इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द सर्फेस इज, ओके, तो ये तो फ्लक्स मिल गया हमें। चार्ज और फ्लक्स के बीच में रिलेशन पता है, अब बोलोगे हाँ सर, चार्ज और फ्लक्स के बीच में हमें बिल्कुल रिलेशन पता है, दैट फ्लक्स बेसिकली इज इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके, करेक्ट। तो यहाँ पर चार्ज इनसाइड द सर्फेस जो मुझे बोला है, तो द आंसर विल बी व्हाट इज द नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स की जगह में लिखूंगा φ2 माइनस φ1, दिस विल बी चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें चार्ज इनसाइड ही लिखना है, बराबर, चार्ज इनक्लोज्ड यानी चार्ज अंदर का चार्ज ही निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा φ2 माइनस φ1 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये दिस विल बी द चार्ज इनक्लोज्ड, सो देयरफॉर चार्ज इनक्लोज्ड विल बी φ2 minus φ1 into epsilon naught, करेक्ट, दैट इज मैचिंग विद ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फॉर चार्ज एनक्लोज्ड का आंसर। एक और एमसीक्यू लेते हैं, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। अभी इंटरेस्टिंग वाला है, ठीक है, अभी मजा आएगी सब एमसीक्यू में, ओके। तो अब हमने ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, ओके, ध्यान से देखना क्या कर रहा हूँ। अभी तक मैंने एप्लीकेशन ऑफ गॉस नहीं सिखाया, वो आगे सिखाऊंगा। तो द क्वेश्चन इज लाइक दिस, अ चार्ज ऑफ 2 कूलम इज प्लेस्ड इनसाइड द सेंटर ऑफ द क्यूब। तो एक क्यूब है जिसके हमने सेंटर पे क्या रख दिया है, एकदम सेंटर मतलब बीच में, करेक्ट। तो सेंटर ऑफ द क्यूब में हमने एक रख दिया है, क्या रखा है, आप बोलोगे सर क्यूब कैसा बनाते हैं, तो क्यूब अलग अलग तरीके से क्यूब बनाया जा सकता है। एक तरीका मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ओके, ये भी एक तरीका है क्यूब बनाने का, ओके, तो ये बन गया क्यूब, हाँ, राइट। देखो कितना मस्त तरीके से मैंने क्यूब बनाया, राइट, 2 बॉक्सेस बनाया, फिर उस 2 बॉक्सेस को ज्वाइन कर लिया, तो करेक्ट। तो ये हमारे पास क्यूब है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इफ द चार्ज ऑफ 2c इज केप्ट, तो उसके अंदर हमने कितना चार्ज रखा, q इज इक्वल्स टू, मैं बोलूंगा 2c, राइट, अंदर रखा, तो वो एनक्लोज्ड चार्ज है, करेक्ट। ये 2c जो है, अगर कोई बोले कितना एनक्लोज्ड चार्ज है, तो 2 कूलम्स एनक्लोज्ड है, अंदर है ना, इसकी वजह से। ओके, व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू वन ऑफ द फेस, तो फ्लक्स निकालना है, पर याद रखो टोटल फ्लक्स नहीं, टोटल फ्लक्स तो 0 होगा, पर एक फेस के थ्रू, या टोटल फ्लक्स तो छोड़ो, नेट फ्लक्स छोड़ो, अगर मैं बोलूं एक फेस के थ्रू, जो आप फेस देख रहे हो ना, एक फेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा ये हमें पता करना है, ठीक है, फाइन। सो लेट्स थिंक ओवर इट, कैसा कर सकता हूं। तो हमने फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा, क्योंकि यहाँ चार्ज दिया हुआ है तो मैं गॉस लॉ लगाऊंगा, राइट। हमने फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा है क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट, द फ्लक्स इज नथिंग बट क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि हमारे पास हमें एक फेस के लिए निकालना है, राइट, टोटल फेसेस कितने होते हैं, तो ये तो टोटल फ्लक्स की बात हो रही है, ये टोटल फ्लक्स का आंसर होगा, करेक्ट। बट वन फेस का अगर कोई मुझे फ्लक्स पूछे, वन फेस का अगर कोई मुझे फ्लक्स पूछे, तो फ्लक्स क्या होगा, ये इसका डिवाइड बाय 6, राइट, क्योंकि 6 फेस होते हैं, करेक्ट। तो टोटल देखो, टोटल फ्लक्स तो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पर एक फेस के लिए 1/6 हो जाएगा, करेक्ट। तो इसको 6 से डिवाइड किया, सो देयरफॉर जस्ट पुट दिस नाउ, तो ये तो 2 कूलम है, ये 6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो 2 और 3 कैंसिल, तो 5 विल बी इक्वल टू 1/3 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है।
समझ में आया? टोटल फ्लक्स तो गॉस लॉ से ये निकाला, पर हमें टोटल नहीं निकालना था, एक फेज का निकालना था, इसके लिए मैंने डिवाइड बाय 6 कर दिया, राइट? 6 फेसेस है ना इसकी वजह से, करेक्ट? ओके, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहीं कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो जरा। तो क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरह से हमें कहा गया, फॉर अ गिवन सरफेस गॉस लॉ स्टेट्स, गॉस लॉ कहता है कि ये जीरो है। क्या जीरो है? ई डॉट डी एस। अब ई डॉट डी एस क्या होता है? डी एस मतलब एरिया है, करेक्ट? इज जीरो। हमें पता है कि इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस क्या होता है? इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज नथिंग बट फ्लक्स, राइट? कहाँ पढ़ा? फॉर्मूला लिस्ट में पढ़ा ना, इंटीग्रेशन या फ्लक्स ई ए या ई ए जो भी हमने पढ़ा पहले, राइट? ई इंटू ए बराबर ई डॉट डी एस, कॉस थीटा को डॉट भी लिख सकते हैं, इज नथिंग बट दैट इज फाई, राइट? दिस इज फ्रॉम अ फॉर्मूला लिस्ट। सो दैट मीन्स जो हमें जीरो दिया गया है ना, बेसिकली दैट मीन्स फ्लक्स इज जीरो, करेक्ट? So that means what is the meaning of that? The meaning of that is flux is zero, correct? E dot ds is nothing but flux, so therefore flux is equal to zero. Hence the right answer to this will be the total flux through the surface is zero, option C. ठीक है, टोटल फ्लक्स इज जीरो, ऑप्शन सी। समझ में आ गया? सिर्फ फॉर्मूला से ही मैंने आपको फटाफट सॉल्व करके दे दिया। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनने का फिर सॉल्व करने का। द टोटल फ्लक्स इनामिलेटिंग मतलब बाहर निकलने वाला, ठीक है, फ्रॉम अ क्लोज सर्फेस इनक्लोजिंग एन अल्फा पार्टिकल। तो कोई तो सर्फेस है, राइट? उसमें कौन सा पार्टिकल है? अल्फा पार्टिकल। सो जस्ट इमेजिन करो कि ऐसा कुछ सर्फेस है, ठीक है, उसके अंदर अल्फा पार्टिकल है। अल्फा ना, अल्फा आपको पता है, अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट इट इज द हीलियम न्यूक्लियर, करेक्ट? सो अल्फा पार्टिकल जो होता है, इट इज नथिंग बट इट इज मेड अप ऑफ हीलियम, करेक्ट? तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे या चार्ज कितना होगा? तो आप बोलोगे सर देयर विल बी 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? द चार्ज विल बी नथिंग बट, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स है उसमें, सो देयरफॉर इट्स नथिंग बट इट इज हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स या 2 प्रोटॉन्स, जो कहना है कह दो। सो देयरफॉर Q इज इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट? Q इज इक्वल टू 2 टाइम्स E, बराबर? हीलियम में 2 प्रोटॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर Q इज इक्वल्स टू, मैं लिखता हूँ 2E, फाइन। तो देयरफॉर हमें निकालना है फ्लक्स, फ्लक्स इज क्वेश्चन मार्क। तो आप बोलोगे सर flux is nothing but by Gauss law Q in upon epsilon naught। तो यहाँ पर अंदर कितना चार्ज भरा हुआ है? अंदर अल्फा बैठा पार्टिकल बैठा, अल्फा पार्टिकल बैठा है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, राइट? 2 इलेक्ट्रॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स विल बी 2E अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज ऑप्शन ए। ओके, सो द करेक्ट आंसर टू दिस विल बी ऑप्शन ए। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फटाफट क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से सुनना। Question number 9. The inward and outward flux of a closed surface. So just imagine करो एक हमारे पास एक closed surface है और कुछ inward और कुछ outward हमारे पास क्या है? फ्लक्स है, करेक्ट? क्या वैल्यू दी गई? 8 इंटू 10 टू दी पावर 3 एंड 4 इंटू 10 टू दी पावर 3, यानी ये अंदर आने वाला फ्लक्स 8 इंटू 10 टू दी पावर 3 है, बाहर जाने वाला फ्लक्स 4 इंटू 10 टू दी पावर 3 है। ओके, देयरफॉर द टोटल चार्ज इनसाइड द सर्फेस। तो हमने देखा अंदर आने वाला फ्लक्स किसकी वजह से आता है? नेगेटिव चार्ज की वजह से आता है, करेक्ट? तो ये नेगेटिव होगा, और बाहर आने वाला फ्लक्स किसकी वजह से? पॉजिटिव चार्ज की वजह से, राइट? करेक्ट। सो जो नेट फ्लक्स अगर मुझे निकलना है तो इट विल बी माइनस 8 इंटू 10 टू दी पावर 3 प्लस 4 इंटू 10 टू दी पावर 3। यहाँ पर मुझे क्या निकालना है? द टोटल चार्ज इनसाइड, यानी इनक्लोज्ड, इनसाइड इनक्लोज्ड अंदर निकालना है, क्यों निकालना है? तो आप बोलोगे सर गॉस लॉ लगा दो ना, सिंपल सिंपल, फाई इज इक्वल्स टू Q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो Q in विल बी फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट? सो बेसिकली फाई तो मिल गया यहाँ से, ओके ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर 10 टू दी पावर अगर 3 कॉमन ले लिया तो माइनस 8 प्लस 4, माइनस 8 प्लस 4 विल बी माइनस 4, सो माइनस 4 इंटू 10 टू दी पावर 3। तो ये फ्लक्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? फाई नेट विल बी माइनस 4 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट? तो ये Q in है, ये Q in है, करेक्ट? सो देयरफॉर ये Q इनसाइड जो चार्ज है इसका वैल्यू इतना आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए, हेंस द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, करेक्ट? ये सिंपल गॉस लॉ और कुछ है नहीं यार, इसमें क्वेश्चन में दम नहीं है, बस बच्चे लोग के क्वेश्चन है। ओके, तो जो भी है, बच्चों के हो या बड़ों के हो, हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। तो वी आर जस्ट सॉल्व 8 एंड क्वेश्चन नंबर 8
एंड क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क ले लो आप, you can just focus on this and take that as homework. You can pause it and take question number 10 for homework. 11 already मैंने कर दिया है and let me okay take you can take question number 13 also for homework. Okay, अब next और आगे वाले क्वेश्चन पढ़ाने से पहले क्या बोला है, तो कुछ कुछ और बातें हो रही, कुछ और आगे पढ़ाने के लिए मुझे आपको सिखाना पड़ेगा एक कॉन्सेप्ट जिसे कहा जाता है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ. ठीक है, तो अभी गॉस लॉ तो हमने पढ़ लिया, अब गॉस लॉ को अप्लाई कैसा करना है वो हम सीखेंगे. ठीक है, तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ. और याद रखो ये गॉस लॉ हम अलग अलग सर्फेसेस पे अप्लाई करेंगे. ठीक है, कौन से सर्फेसेस पे अप्लाई करेंगे मैं आपको पहले ही बता देता हूँ. सबसे पहले हम गॉस लॉ लगाएंगे एक स्पीयर के ऊपर. स्पीयर मतलब इस तरह से जैसा देख रहे हो मेरे सामने बॉल है, बॉल के ऊपर लगाएंगे. फिर लगाएंगे हम गॉस लॉ एक सिलेंडर के ऊपर. सिलेंडर मतलब एक बॉटल है. फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस इज अ सिलेंडर, राइट, अप्रोक्सीमेटली मैं बोलूंगा ये सिलेंडर है. फिर उसके बाद हम गॉस लॉ लगाएंगे एक फ्लैट प्लेट पर. फ्लैट प्लेट मतलब ऐसे जो फ्लैट प्लेट होगी ना, दो साइड है फ्लैट प्लेट के बराबर, ये दो फ्लैट सर्फेस ऐसा और ऐसा. ठीक है, दो सर्फेस. और तीसरा हम एनी शेप पे लगाएंगे. एनी शेप मतलब कोई भी शेप. ठीक है, तो 4 एप्लीकेशन सीखने हैं, एक के बाद एक सीखेंगे. लेट्स स्टार्ट. ओके, तो मैं पहला एप्लीकेशन से स्टार्ट कर ही देता हूँ. चलो, तो लेट्स अप्लाई गॉस लॉ. और गॉस लॉ लगा कि हम बेसिकली निकालना क्या चाहेंगे मालूम, हम पता करना चाहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है. ठीक है, ध्यान से सुनो. तो देख, इमेजिन करो मैं आपको, ये हमारा एक स्पीयर है, करेक्ट, ऑफ कोर्स ये एक स्पीयर है. इमेजिन करो ये स्पीयर है ना, चार्ज्ड है. ओके, अब बोलोगे हाँ सर. देखो अब तक हमने देखा कि अगर चलो छोटी सी कोई चीज़ मेरे पास अगर 1 रुपए की कॉइन है ना, तो मैं आपको वहां से दिखाता हूँ. चलो एक छोटी सी चीज़ मुझे देखो. इमेजिन करो ये पॉइंट चार्ज है, करेक्ट. क्या चीज़ है ये? पॉइंट चार्ज. तो पॉइंट चार्ज की अगर पॉइंट चार्ज होता है तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, बराबर. मैंने आपको बताया था अगर एक मैग्नेट लेते हो तो मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है. उसी तरह से अगर पॉइंट चार्ज लोगे तो पॉइंट चार्ज के आसपास भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, करेक्ट. अब हम लेने वाले एक चार्ज्ड स्पीयर, एक स्पीयर. तो आप बोलोगे सर स्पीयर के आसपास भी क्या बन जाएगी, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल बन जाएगी, राइट. अब मुझे स्पीयर की वजह से, चलो एक चार्ज स्पीयर है, लेट्स से एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो निकालनी है. क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या बोला, वापस रिपीट करता हूं. एक चार्ज्ड स्पीयर की वजह से एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी. ठीक है, तो बेसिकली गॉस लॉ किसके लिए अप्लाई करूंगा, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर अ चार्ज्ड स्पीयर. किसके नजदीक, एक चार्ज्ड स्पीयर के नजदीक हमें क्या निकालना है, बहुत ध्यान से सुनने का और समझने का, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. ओके, तो चलो एक चार्ज्ड स्पीयर लेते हैं. सबसे पहले क्या लेंगे, एक चार्ज्ड स्पीयर. चलो एक कलर का कलर भी कर दो ना, बोलोगे सर कलर अच्छा लगता है. ओके, तो ये हमने क्या ले लिया, ये एक चार्ज्ड स्पीयर है. चार्ज दिखाने के लिए सिर्फ बोल के काम नहीं चलेगा, चार्ज दिखाना भी पड़ेगा. ठीक है, सो ये प्लस 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 प्लस. ओके, तो एक चार्ज्ड स्पीयर है. इमेजिन करो कि जो स्पीयर है मेरा, इसका रेडियस है. ओके, ये देखो मैं पतली ग्रीन लाइन से बना रहा हूं ताकि बहुत हल्का लाइट दिखे, पर दिखे. तो ये आप बोलोगे सर थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा है, करेक्ट. अब पूरा पूरा दिख रहा है. तो लेट्स से कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द स्पीयर. ये सेंटर से चालू होकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ना, कैपिटल आर. तो देखो कैपिटल टर्म्स बराबर समझो. देखो ये पूरा गेम, पूरा एप्लीकेशन का टर्म्स का गेम है. मैं अलग तरीके से अप्लाई करूंगा गॉस लॉ, टेक्स्ट बुक्स अलग तरीके से करते हैं, कोई टेंशन नहीं है. मेथड इज नॉट द इंपॉर्टेंट थिंग. सो कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ स्पीयर. ये चीज याद रखो. स्मॉल क्यू इज नथिंग बट इट इज द चार्ज ऑन स्पीयर. ठीक है, हमें करना क्या है, ध्यान से सुनो. हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. कहां पर, एक पॉइंट पर. तो जस्ट इमेजिन करो ये एक पॉइंट है, पॉइंट पी. बहुत दूर हो गया, थोड़ा नजदीक ले लेता हूं, रुको. ये एक पॉइंट है, पॉइंट पी. एक पॉइंट है, पॉइंट पी. ओके, ये पॉइंट पी किधर, ये सेंटर ऑफ द स्फीयर है. ये है पॉइंट पी. कहां से, जस्ट इमेजिन करो दिस इज डिस्टेंस स्मॉल आर. ओके, ये कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है स्मॉल आर. ओके, सो पॉइंट पी है कितने डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे. कहां से, सेंटर से. ठीक है, तो याद रखो
स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर इज द डिस्टेंस, ओके, ऑफ पॉइंट फ्रॉम वेयर? फ्रॉम सेंटर, ओके। तो याद रखो स्मॉल आर इज ऑलवेज द डिस्टेंस, कैपिटल आर इज द रेडियस, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? स्मॉल आर एक डिस्टेंस है। अच्छा, तो अब बोलोगे सर ये चार्ज स्फीयर है, इसकी वजह से इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगा, ठीक है? कैसे एक्ट करेगा? तो जस्ट इमेजिन करो कि जिस तरह से मैग्नेट अपने आसपास एक मैग्नेटिक सरफेस बनाता है, करेक्ट, जहां पर उसकी फील्ड एप्लीकेबल होती है, उसी तरह से ये स्फीयर अपने आसपास एक जगह ऐसी बनाएगा जहां पर उसकी फील्ड या उसकी ताकत होगी, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं चलो मुंबई के गुंडा है, तो मुंबई के गुंडे की गुंडागर्दी किधर चलेगी? मुंबई के अंदर चलेगी, राइट? अगर कोई दिल्ली का गुंडा है तो उसकी गुंडागर्दी किधर चलेगी? दिल्ली में चलेगी। तो दिल्ली के बेसिकली एग्जाम्पल दे रहा हूं ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल ये चार्ज है तो इसकी दादागिरी सिर्फ इतने में चलेगी, बराबर? अगर उसके बाहर चला गया, मुंबई का गुंडा अगर लंदन चला जाता है, वो बोलता है वहां पर भी गुंडागर्दी करेगा, तो नहीं, उसको पुलिस वाले जेल में बंद कर देंगे, करेक्ट? क्योंकि उसकी गुंडागर्दी लंदन में चलने वाली नहीं, बराबर? उसी तरह से ये जो स्पीयर है उसकी ताकत पॉइंट पी तक तो है ना, बिल्कुल, तो उसकी गुंडागर्दी का एरिया कितना है? तो आप बोलोगे सर ये उसकी गुंडागर्दी का एरिया है, करेक्ट? वो पॉइंट पी उसकी गुंडागर्दी के एरिया के अंदर है। समझ में आया मैंने क्या बताया? ये जो पॉइंट पी की क्या है, उसकी गुंडागर्दी के एरिया के अंदर है, बराबर? उसकी गुंडा, तो बेसिकली ये इससे कहा जाता है गुंडागर्दी के एरिया। अब आप बोलोगे सर गुंडागर्दी का एरिया, अच्छा वर्ड यूज करो ना, तो अच्छा वर्ड है गॉसियन सरफेस, उसको कहा जाता है गॉसियन सरफेस, ठीक है? तो एक स्फीयर के आसपास उसका इन्फ्लुएंस का जो एरिया बनेगा उसे कहेंगे गॉसियन सरफेस, ओके फाइन। नाउ टेक दिस पॉइंट पी पर अप्लाई करने से पहले अब हमें हमें यहाँ पर अप्लाई करना है गॉस लॉ, ओके? गॉस लॉ का हमने एक फॉर्म देखा था, कौन सा वाला फॉर्म? मैंने बोला था नीचे वाला मैं यूज करूंगा, ये वाला गॉस लॉ, ये cos थीटा इज इक्वल टू क्यू एन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो अब मैं यही यूज करने वाला हूँ, ई ए cos थीटा इज इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये यूज करना है। सब्र करो, कैसा यूज करूंगा ध्यान से देखो। हमें फाइनली निकालना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्वेश्चन मार्क, करेक्ट? ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहां पर आप स्टार्ट करोगे तो बोलोगे सर सबसे पहले ये इसका गुंडागर्दी का एरिया निकालो, कितने एरिया में इसकी दादागिरी चलती है, राइट? बराबर। देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल देता हूं, एक इमेजिन करो मैं गुंडा हूं, ठीक है? अब आप बोलोगे सर गुंडे कैसे बन गए? ध्यान से सुनो, मेरा घर इतना है, ये मेरा घर है, पर मैं गुंडा हूं, मैं पूरे मोहल्ले पे गुंडागिरी करता हूं, तो जरूर मैं छोटा हो सकता हूं पर मोहल्ला बड़ा हो सकता है, करेक्ट? उसी तरह से ये स्पीयर छोटा है, ये स्पीयर छोटा है मतलब ये स्पीयर का रेडियस है कैपिटल आर, बराबर? ये कैपिटल आर स्पीयर का रेडियस है, पर उसकी गुंडागर्दी का इलाका है स्मॉल आर, जो बड़ा है, ओके? तो सबसे पहले जब एरिया मुझे में निकालना पड़ेगा तो मुझे एरिया में निकालना पड़ेगा 4 पाई आर स्क्वायर, करेक्ट? क्योंकि जो गॉसियन सरफेस बन रहा है ये भी एक स्पीयर बन रहा है, फाइन। नाउ अगर आप ये पॉइंट ले लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलता है ई, और उसी तरह से इसी पॉइंट पे एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ ही निकलेगा, राइट? एरिया वेक्टर विल बी नॉर्मल टू द सरफेस, बोथ ऑफ देम आर नॉर्मल, दैट मींस एंगल कितना होगा? एंगल विल बी 0 डिग्री, राइट? एंड थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन ई एंड ए। नाउ व्हाट इज द चार्ज इनक्लोज्ड? तो अंदर चार्ज कितना है? तो हमने क्यू चार्ज लिया था, राइट? तो अंदर चार्ज कितना है? गुंडागर्दी के अंदर का एरिया का अंदर चार्ज कितना है? तो क्यू इज द चार्ज, करेक्ट? सो अब जब सब कुछ पता चल चुका है तो सब्स्टिट्यूट करो, तो ऊपर यहाँ डालते हैं, तो ई ए की जगह में डालूंगा 4 पाई आर स्क्वायर cos 0, दिस विल बी q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट? क्योंकि मुझे e निकालना था तो मैं e को लेफ्ट पे रखता हूँ, बाकी सबको उधर ले जाता हूँ, तो cos 0 तो 1 हो जाता है, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर, दिस विल बी q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर, करेक्ट? तो ये क्या चीज़ है? ये है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से? एक स्पीयर की वजह से। कहां पर? एक पॉइंट पर, ठीक है? कहां? जो नजदीक है, ठीक है? तो ये फॉर्मूला बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज्ड स्पीयर, ओके? चलो बातें नहीं करते, फॉर्मूला में डालते हैं। फॉर्मूला लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अपडेट करते रहना, करेक्ट? तो चलो फॉर्मूला लिस्ट तो यहाँ पूरी भरी भरी दिख रही है, पर यहाँ जो जगह खाली है मैं उसमें डाल देता हूँ, ठीक है? काम करता हूँ मैं 16 और 17 इधर ले लेता हूँ ताकि मुझे नीचे जगह मिल जाए आगे की सब चीज़ करने, ओके? 16 और 17 इधर ऊपर रख देता हूँ ना, ठीक है? आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, 16 और 17 अलग है, ओके? चलो, तो अब मैंने किसका फॉर्मूला बनाया, एक एक करके हम शेप्स देखेंगे। पहला शेप हमने क्या देख लिया? तो आप बोलोगे सर पहला शेप फॉर्मूला नंबर जिसे मैं 18 कह देता हूँ,
एक 18 हम किसका देख रहे हैं, स्पीयर का शेप देख रहे हैं, करेक्ट। और स्पीयर के बारे में हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है स्पीयर की वजह से, तो 1/4πε0 Q upon R square. This is the electric field due to a charged sphere. Okay, fine. अच्छा, एक और चीज थोड़ा सा आपको बताते हुए आगे चलूं स्पीयर के लिए, कि अगर कभी कभी है ना, ये लोग एक चीज की बात करते हैं, क्या चीज की बात करते हैं, सिग्मा की बात करते हैं। तो सिग्मा क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, पीछे जाके देख लेना, सरफेस चार्ज डेंसिटी, करेक्ट, दैट इज चार्ज अपॉन एरिया, पर वो एक्चुअल एरिया होता है, एक्चुअल एरिया, चार्ज अपॉन, let me write this again, sigma is equal to charge upon area। तो इस केस में सिग्मा क्या होगा, तो आप बोलोगे सर सिग्मा चार्ज इज क्यू, एरिया एक्चुअल एरिया, अच्छा हमेशा याद रखो सिग्मा विल बी एक्चुअल एरिया। तो ये जो स्पीयर है उसकी दादागिरी तो बहुत दूर तक चल रही है, राइट, फॉर एग्जांपल दादागिरी तो बहुत बाहर तक चल रही है, पर एक्चुअल एरिया कितना कितना है उसका, तो आप बोलोगे एक्चुअल एरिया विल बी 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, राइट, सो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। सो अप्लाई कर सकते हो, स्पीयर में बहुत यूज होगा ये फॉर्मूला, तो मैं फॉर्मूला लिस्ट में भी डाल देता हूँ। लेट्स से इसको फॉर्मूला नंबर 1 स्पीयर के लिए, फॉर्मूला नंबर 2 स्पीयर के लिए, सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। और कभी कभी क्या करते हैं मालूम, क्यू को यहाँ से लेके वहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं, तो क्यू विल बी इक्वल टू सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, therefore E will be equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह पे सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो इस तरह से सिंपल कैंसिलेशन, 4 पाई कैंसिल, हाँ बाकी सब तो अपनी जगह पे रहेगा। तो ये देखो ई और सिग्मा के बीच में भी एक रिलेशन बनता है जो कभी शायद एग्जाम में काम आ जाए, दैट इज सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो तीसरा फॉर्मूला बना के बोल देता हूँ, ठीक है, दैट इज ई इज इक्वल्स टू सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ये इसका जरूरत लगेगी तो हम लगाएंगे, ठीक है। तो स्पीयर के रिलेटेड हमने 3 फॉर्मूला पढ़ लिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्पीयर की वजह से, दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी तो पहले ही पढ़ा है, और तीसरा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस चार्ज डेंसिटी के बीच में रिलेशन पूछा है तो ये याद करना पड़ेगा हमें, ओके फाइन। तो इतना हमने बहुत क्लियरली आराम से स्पीयर के बारे में हम कंफर्टेबली हमने पढ़ लिया है। तो चलो अब इतना पढ़ लिया है, एक दो एमसीक्यू भी हमें कोशिश करता हूं मैं स्पीयर पे लेने की। तो कुछ स्पीयर दिख रहा है, हाँ ये मुझे एक स्पीयर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, स्पीयर बोला है, स्पेरिकल शेल। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। स्पेरिकल शेल, अ थिन स्पेरिकल शेल ऑफ रेडियस। तो हमें शेल दिया है एक रेडियस का, तो जस्ट इमेजिन करो, शेल मतलब एक स्पीयर, ओके। तो रेडियस दिया है, कितना दिया है, कैपिटल आर दिया है, करेक्ट, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, स्मॉल आर इज द डिस्टेंस, करेक्ट। तो कैपिटल आर है कितना, 0.25 मीटर, करेक्ट, एंड कैरीज अ चार्ज ऑफ 2 mc मिनी कूलम, ठीक है, mc मतलब मिनी कूलम, मतलब चार्ज कितना है 0.2 mc मिनी कूलम। सो देयरफॉर दिस इज 0.2 into 10⁻³ कूलम, करेक्ट। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड ऑफ द शेल, मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक ऐसे पॉइंट पे निकालना है जो जस्ट आउटसाइड पे हो, मतलब पॉइंट यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट पी है ना, वो कितने डिस्टेंस पे होता है हमें पता है, स्मॉल डिस्टेंस आर पे होता है, करेक्ट। तो यहाँ पर स्मॉल आर और कैपिटल आर सेम है, ओके, क्योंकि पॉइंट जो डिस्टेंस है वो सरफेस पे होगा, तो डिस्टेंस और रेडियस सेम हो जाएंगे, करेक्ट। सो स्मॉल आर इज नथिंग बट दैट इज कैपिटल आर, सो दैट इज हाउ मच, 0.25 मीटर, ओके ओके। सो देयरफॉर अब मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, करेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज पेयर की वजह से फॉर्मूला लगाओ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या पड़ा फॉर्मूला, Q अपॉन आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 into 10⁻⁹, Q is 0.2 into 10⁻³ स्मॉल आर स्क्वायर इज बेसिकली 0.25 का ये हो जाएगा स्क्वायर, करेक्ट। तो अब आप देख सकते हो ऑप्शंस बहुत दूर दूर है, थोड़े तो दूर दूर लग ही रहे पर बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो थोड़ा कैलकुलेशन मुझे करना ही पड़ेगा। सो ये 9 है, ये 0.2 है अपनी जगह पे, नीचे 25 का स्क्वायर करोगे ना तो 625 होता है, या और ये 0625 ऐसा कुछ, ठीक है। ये अपनी जगह पे ठीक है। पावर की बात करूं तो पावर विल बी 6, ओके नो प्रॉब्लम, पावर 6 जा रहा है, ओके जैसा आ रहा है, जो आ रहा है सो आ रहा है, ओके। अब अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर, ऑल्दो आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द ऑप्शंस दैट आर गिवन, बट ठीक है।
ओके, 0.25 का मैंने जब स्क्वायर कर दिया तो 625 आना ही था। अब क्या करूं? तो चलो थोड़ा शिफ्ट करते हैं। तो ये 9 है, अगर मैं इसको 2 पॉइंट्स से शिफ्ट करता हूँ तो यहाँ पर भी 2 पॉइंट से शिफ्ट कर सकूंगा, तो हो जाएगा 6.25। करेक्ट। पावर को भूल जाओ, इतना इंपॉर्टेंस मत दो, कुछ यहाँ क्वेश्चन में गड़बड़ है। ओके, एक्चुअली मुझे आंसर पे गड़बड़ लग रहा है। तो 6/20, 6/20 या 6.25/20, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ठीक है, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि बहुत नज़दीक नंबर है तो मुझे यहाँ एक्चुअली कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हालांकि मैं चाहता नहीं था कैलकुलेशन मुझे करना पड़े, पर आई थिंक मुझे बिना कैलकुलेशन करे काम नहीं हो पाएगा। तो इसको मैं काम करता हूँ, 6.25 को अगर मैं करूँगा ना तो ये 3.2 के आसपास आएगा, मेरा दिमाग ये कह रहा है। ठीक है, ओके, ये वंस आ जाएगा। अगर आप डिवाइड करोगे 3.2, वेरी वेरी क्लोज टू 3.2, दिमाग बोलता है। दिमाग की भी सुनने का, दिल की भी सुनने का, दिमाग की भी सुनने का। 9 3 से 27, तो इसका आंसर होगा 20, और इससे मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आएगा 28.8 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, इंटू 10⁻6। तो ये जो भी आंसर है मेरा, ये सही आंसर है। 2.88 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा 7। ओके, शायद ये इन्होंने मिस्टेक की थी, मिनी कूलम ने इनको माइक्रो कूलम लिखना चाहिए था। अगर माइक्रो कूलम लिखते तो सब बराबर आता, उसकी वजह से फिर ये, हाँ अब मुझे मिस्टेक समझ में आ गया इनकी। इन्होंने यहाँ ये माइक्रो कूलम होना चाहिए था। ठीक है, अगर ये माइक्रो कूलम होता तो अब आंसर बैच कर रहे हैं। तो -6 प्लस 3, ये दिस विल ऑल्सो बी 3, और यहाँ से 28 से जो आ रहा है तो ये 4 हो जाता। ठीक है, नाउ द आंसर इज करेक्ट, दैट इज द राइट आंसर टू दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फाइन। तो स्पीयर की वजह से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब आगे बाद में और देखेंगे, बट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड मेक अ नोट ऑफ टिल हियर।